बस 1 मिनट के अंदर विद इन 1 से 2 मिनट हम लोग पिछले क्लास को सम अप करेंगे, देन कंटिन्यू मैनर में आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो किसी भी केमिकल कंपाउंड के रिएक्शन से जनरेट होती है, उसे हम किस में बदल दें? इलेक्ट्रिकल में। उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। भाई मेरे, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन आना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन आना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन करने की एबिलिटी रिडक्शन पोटेंशियल, लॉस करने की एबिलिटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बढ़िए, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। इलेक्ट्रोड्स, मेटल की वो प्लेट जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। पढ़ सकते हैं, मेटल प्लेट एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेक्स प्लेस। अब बताओ ये कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 कैथोड। कैथोड उसे कहते हैं जहां पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड उसे कहते हैं जहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड बोलोगे, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड बोलोगे। बॉस रिडक्शन देखो, अगर मैं बोलूं रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर? आगे देखिए, अगर मैं बोलूं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं? ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, खुद ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगे, खुद ही गेन करने लगे, उसे क्या बोलोगे? एक्टिव। ऐसा बोल दो कि वो कुछ ना करे, वो बस पड़ा रहे, आने वाले आए जाएं, उससे कोई टेंशन हो ही ना, उसे क्या बोलोगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलोगे। है कि नहीं? इनर्ट में कौन याद रखना है? प्लेटिनम। एक्टिव में बहुत सारे हैं, सब भर भर के हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूं सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो भी बताया ना एबिलिटी टू लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सर किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े वाले ई से, बड़का ई यानी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां देखिए, ये कोई आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई सोल्यूशन भरा है, सोल्यूशन ना दिख रहा है, दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सब सोल्यूशन भरे पड़े हैं। अब इस सोल्यूशन के अंदर मैंने किस चीज को ऐड कर दिया बताओ? मेटल की प्लेट को। अब ये मेटल प्लेट या तो वहां जाके इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या तो गेन करेगा। फिलहाल यहां क्या कर रहा है? लॉस। देखो M प्लस में गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये देखो। लॉस को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। तो पोटेंशियल को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां बोलो क्या हो रहा है? गेन। Mn प्लस सोल्यूशन के अंदर कौन था? बोलो भाई मेरे, सोल्यूशन के अंदर कौन है? Mn प्लस है ना, और ये Mn प्लस क्या बनाया होगा बताओ? ये Mn प्लस क्या बनाएगा? सोल्यूशन के अंदर का Mn प्लस M बना देगा। तो इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? रिडक्शन। नल पोटेंशियल, ना तो लॉस ना तो गेन, नल बोलते हैं ना, बहुत नल है वही वाला। अब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते, चेंज करते हैं? तो सर पहला इफेक्ट है टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं किसी की एनर्जी बढ़ा दूं, कभी कभी सुना होगा मोटिवेशन क्लासेस भी लेनी चाहिए, वो क्या करता है? मोटिवेट कर देता है। मोटिवेट हो जाओगे, पता चला आज किसी ने तुमको बहुत मोटिवेट कर दिया, घर गए आज मैं बहुत पढ़ूंगा, रात तो दिन पढ़ूंगा। जब तक मोटिवेट थे तब तक किए, उसके बाद मोटिवेशन खत्म, काम खत्म। तो मोटिवेट कर देना यानी किसी की एनर्जी बढ़ा देना, टेम्परेचर बढ़ा देना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी। कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, अगर मेरे पास काम ज्यादा, जैसे हमारे पास 12th में सिलेबस ज्यादा है, अभी 10th में जब तक पढ़ते थे रो के पढ़ाता था, वो खत्म हो जाता। अभी 12th में सिलेबस ज्यादा, तो हमें अपनी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो हमें स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, तो पढ़ने या पढ़ाने की एबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेचर मैंने बता ही दिया, वो के पढ़ने से मतलब नहीं है, कितनों सिलेबस हम पढ़ भी नहीं करेंगे। भाई नेचर भी तो मैटर करता है। सिलेबस मेरे लिए तब ज्यादा होगा जब मुझे पढ़ने से मतलब है। अगर मैं पढ़ने से मतलब है, ठीक है देखा जाएगा, जो होगा, जो लिखा है वही होगा, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, नो डोंट वरी, उनका नेचर है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर देखा होगा स्टैंडर्ड क्या बोला? अगर किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 1 atm प्रेशर पे और 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे मेजर करते हैं, नापते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे दिखाते थे? ई से, तो स्टैंडर्ड को दिखाएंगे ई नॉट से। ऊपर क्या लगा दोगे? 0। ये देखो ई नॉट हो गया। अब यहां पे दिख रहा होगा साफ साफ
25 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटीएम है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अरे आया, अब बोलो अगला स्लाइड में देखो। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यहीं से एनसीईआरटी आपकी शुरू करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के होते हैं? दो, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। सर एक्चुअल में सेल एक ही है, बस काम अलग अलग है। इसका काम होता है किसका करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलना? केमिकल में। और इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को किस में बदलना? अच्छा बताओ, एनर्जी जनरेट कौन करता है? हमारा बोलोगे एनर्जी जनरेट कौन करता है? इसका काम होता है जनरेशन ऑफ एनर्जी। ये भाई साहब एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, और ये खर्च करते हैं, यूज, है ना? ये क्या कर सकते हो? अरे गंदे हो यार, तुम छोटे मोटे ही हो जा रहे हो। हाँ, क्या बोलोगे? यूज ऑफ एनर्जी। ये भाई साहब एनर्जी को यूज करते हैं और ये भाई साहब एनर्जी क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। दोनों में ये अंतर होता है। अब हमें इनमें से कौन सा पढ़ना है बॉस? हमें पढ़ना है आज की क्लास कौन सा? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? तो आज हमारी हेडिंग बनेगी गैल्वेनिक सेल। मुझे लगता है यहां तक का तो सबको आ ही गया होगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल, हमारी आज की टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने गैल्वेनिक सेल पे। ठीक है, किसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल? मैं ऑलरेडी पिछले वाले पैसेज पे बता चुका हूं कि इसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करना? कन्वर्ट करना। अब इसके पोस्टुलेट सुनिए। ये एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ मोटा मोटा पॉइंट लिख दे रहा हूं। कोनो पूछ ले कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है तो कहीं मत बताने लगना, एग्जाम में नहीं आएगा ना, इन्होंने नहीं पढ़ाए थे। बेसिक पॉइंट बता देता हूं। नंबर 1, इसमें इट कंपोज्ड ऑफ टू हाफ सेल, दो आधे अधूरे सेल से बना होता है। कौन बना होता है? गैल्वेनिक सेल। दूसरा पॉइंट, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बोलो, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अगला बताओ क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बताओ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक वर्ड याद रखना, ALONE, एलोन। क्या याद रखोगे? एलोन। अब देखो, ए का मतलब होगा एनोड। ए का क्या मतलब होगा? एनोड। एल का मतलब होगा लेफ्ट। क्या मतलब होगा? लेफ्ट, यानी एनोड कहां पर होगा? लेफ्ट में। ओ का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो Ne लिखा है ना, Ne का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना है एलोन वर्ड से कि एनोड जो होता है वो लेफ्ट में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा बताओ, कैथोड पे इसका रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? कर लोगे ना? एट कैथोड बोल दो फटाफट। एट कैथोड बोलो। नंबर 1 रिडक्शन होगा, क्यों? दूसरा राइट साइड में होगा, राइट साइड होगा। तीसरा पॉजिटिव चार्ज होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी 100%। अब देखो, दो हाफ सेल को बाबू, जो दोनों हाफ सेल होते हैं वो किस चीज से कनेक्ट होते हैं? तो आप बोलोगे टू हाफ सेल आर
connected two half cell are connected with, बोल रहे इतनी जल्दी हैंग होने लग रहा है, कनेक्टेड सॉल्ट ब्रिज। किस चीज से कनेक्टेड होता है? सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट, अब सर एक सॉल्ट ब्रिज बंदा आ गया। सॉल्ट ब्रिज कई बार बोर्ड के पेपर में सेपरेटली अलग से पूछा गया है, तो आपको सॉल्ट ब्रिज थोड़ा सा इस पर्पज से पढ़ना कि पेपर में आ सकता है। सॉल्ट ब्रिज क्या पढ़ना है? SALT सॉल्ट, BRIDGE ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या होता है बताओ? सॉल्ट ब्रिज। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, तो आप बड़े आराम से बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? यू सेव्ड ट्यूब filled with अगर filled with अगर क्या है बाबू? जिलैटिनस सब्सटेंस है। अगर एक जिलैटिनस सब्सटेंस है विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं सोच रहे होगे ये सब लिख क्यों रहा, मैं तो वर्बली बोल भी सकता था। आपके सिर्फ रिवीजन के लिए लिख रहा हूं, ताकि फ्यूचर में कभी भी ये नोट्स बुक आपको मैं शेयर कर दूंगा तो रिवीजन करना आसान होगा, फटाफट मिल जाएगा कभी भी। तो इसलिए ये चीजें लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ सको। आज हम लोग इनके थियरी चल रही है, तो आज हम लोग इसके MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट बोलो। सेकेंड पॉइंट ये कहता है इसका काम क्या होता है। नंबर 1, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। दोनों कंटेनर की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और दूसरा पॉइंट होता है कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, सर्किट। चलो जल्दी से, पीछे वाला नोट कर लिए थे, इसको जल्दी से नोट करो तो फिर मैं बताऊं। देख रहे हो कितना मोटिवेटेड है। हो गया? तो कितना आसान है, दो सेलों से कंपोज्ड होता है, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के लिए याद करके रखना है एलोन, एनोड लेफ्ट, ऑक्सीडेशन नेगेटिव। अब अगर एनोड लेफ्ट में है तो कैथोड राइट में होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होगा। जस्ट चेंज। क्लियर ना? तो ये समझ में आ गया? बढ़े आगे। अब देखिए यहां लिखिए,
बस इसके लिए जितनी थ्योरी लिखनी थी वो खत्म हो गई। अब हम इसका सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है जिसके अंदर अगर सब्सटेंस भरा होता है जो जिलेटिनस नेचर का होता है और विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, डोंट वरी। चलूं आगे बढ़ूं? चलो भाई, अब आइए। तो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा बनाने से बचना चाह रहा हूँ ना, पर्दे मिल जाएगा ना, काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यार ये तो उल्टा बनाया है, ये सही बनाया है भाई ने, सही बनाया है भाई 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 भाई। इसको भी ऐड कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ और इस भाई को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक, चलो सर। ठीक है, आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये डेनियल सेल के डायग्राम। कौन सा सेल? यू डोंट नो? गैल्वेनिक सेल। अभी बताऊंगा कब डेनियल बोलेंगे, कब वोल्टिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे। फिलहाल अभी समझो ये गैल्वेनिक सेल का एक डायग्राम। अब इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से, पहले तो वोल्ट मीटर देख लो। ऐसे आपके स्कूल में मतलब वोल्ट मीटर ऐसा होता है। इस वोल्ट मीटर में ये जो लाइन दिख रही है ना भाई भाई भाई, इसमें जो लाइन दिख रही है, अगर ये सेंटर में ऐसे है, इसका मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। अगर ये लाइन, ये जो डंडी दिख रही है, अगर वो बीच में, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अगर ये लाइन इधर या इधर, लेफ्ट या राइट टर्न हो गई, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। पहले इतना बताओ, समझ में आ गया? ये तो गैल्वेनोमीटर देखने का तरीका होगा। अब यहां पर एक यू शेप जो दिख रही है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसे सैलाइन ब्रिज बोला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब सैलाइन इसलिए क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट वगैरह फ्लो कर रहे हैं, इसलिए सैलाइन बोला। आप यहां देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसको नाम क्या दिया मैंने? जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक का ये प्लेट ले लिया, और यहां पर मैंने किस चीज का इलेक्ट्रोड लिया बताओ? कॉपर का। तो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और एक जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब जिंक के इलेक्ट्रोड को किस चीज के अंदर ऐड किया है? जिंक के सॉल्ट के अंदर, यानी जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए आप ZnSO4 बोल सकते हो। हमें जिंक से मतलब है, ये कोई भी हो सकता है, XYZ। नहीं समझे मेरी बात? आपको इससे तो मतलब है ही नहीं, आपको मतलब किससे है? जिंक से है। जिंक कौन है उससे मतलब है, वहां पे सल्फेट आयन कौन है इससे कोई टेंशन नहीं है। आप होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको इससे फर्क पड़ता है कौन सा वेटर आपको खाना खिला रहा है? आपको तो खाना खाने से मतलब है भाई, कोई वेटर लेके आके दे दे, थाली कोनो दिया, खाना कोनो दिया, पर्ची कोनो लाया, तुमको क्या लेना देना, तुमको तो खाने से मतलब है। तो वहां पर मतलब जिंक से है, हमें सल्फेट से मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसने लिखा जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन। बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए।
तो फिलहाल अगर मैं ऐसे दिखा भी दूं तो ZnSO4 ले लेते हैं। आगे बताइए। इसी तरीके से यहां पे कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, और कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में भाई CuSO4 ले लो, कॉपर सल्फेट। क्या ले लो? कॉपर सल्फेट। क्या ले लोगे? कॉपर सल्फेट। अब एक बात बताओ मुझे, कहा जी, अब इधर देखो, यहां पर मैंने पहले से ही जिंक लेके रखा है, और जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर भाई ऐसे जाएगा, Zn डाई पॉजिटिव बनाएगा सोल्यूशन में, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो यहीं से यहां चला जाएगा। अब यहां देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट हो रहा है और यहां से धड़ 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 करते हुए यहां तक जाएगा। अब बताओ यहां पर तुमने क्या लिया था? कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन, यानी इस सोल्यूशन के अंदर तुमको कॉपर डाई पॉजिटिव दिखाई देगा, जो तुमने लिया ना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये कॉपर जाएगा इस प्ले, और यहीं पे खटखट 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 डिपॉजिट हो जाएगा। बोलो ये कौन डिपॉजिट हो गया? कॉपर। कौन डिपॉजिट हुआ? तो एक रॉड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एक रॉड से देख रहे हो जिंक निकल निकल के कहां जा रहा है? सोल्यूशन में। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक कंटेनर के अंदर सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, दूसरे में इसमें कौन बढ़ रहा है बताओ? जिंक। अरे लगातार सोल्यूशन में कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है ना, और इस वाले से जब कॉपर चला जा रहा है तो नेगेटिव वाला बचेगा ना, सल्फेट बच जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों में एक जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? बोलो ये कैसा चार्ज होगा बताओ? इसमें जिंक बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होता जा रहा है। कैसा हो रहा है? इसमें कॉपर गया तो नेगेटिव होता जा रहा है, तो एक सोल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो रहा है और एक सोल्यूशन वेरी नाइस। अब बताओ क्या इसकी लिमिट है ना? कुछ टाइम ऐसा होगा कि जब बहुत ज्यादा जिंक आ जाएंगे कंटेनर में, तो नए जिंक के आने का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा। एक स्कूल है, अगर वहां पर हर साल या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल XYZ कहीं भी लोग आते रहें और जाते रहें तब तो वो चलता रहेगा। अगर केवल इनकमिंग हो और नो आउटगोइंग हो तो एक दिन हाउसफुल हो जाएगा ना। तुम जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर वहां से कोनो 12th पास होके ना निकले, खाली आता रहे निकले ना, कमरा बचेगा को सब भर ना जाएगा। तो ये चीज कह रहा है कि अगर यहां पर सिर्फ आने का सिलसिला चलता रहा तो बोलो इस कंटेनर में Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा कि नहीं? और यहां से जब कॉपर जाता जाएगा तो इसके अंदर सल्फेट बढ़ता जाएगा, तो एक में प्लस वाला बढ़ेगा और एक में माइनस वाला बढ़ेगा। बोलो आया कि नहीं आया? एक में प्लस बढ़ रहा है और एक में, तो नए जिंक के ऊपर रोके या नहीं? अरे यार भर गया है, कहां आओगे? जैसे कभी ट्रेन में सीट पे बैठे हो, बस पे खासा खास भरी हो, 3 लोग सीटियां बैठे हो, एठू आए हम बैठा लो, कहां बैठोगे? जगह है में भरा पड़ा है पहले से। सिंपल। यानी जब इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे जिंक हो जाएंगे तो किसी भी नए जिंक को आने के लिए जगह नहीं देंगे। समझे मेरी बात? और जब जिंक नहीं आएगा तो बताओ क्या करंट का इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? अरे जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो जाएगा कैसे? और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होता है क्या? फ्लो ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। थोड़ा सा पतला लिख दूं ना, यानी मैं ऐसे बना दूं और मैं लिख दूं फ्लो ऑफ करंट, चलेगा? करंट का फ्लो हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर करंट जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अब बताओ Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल गया? कॉपर में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक का सबको समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो यही वाला डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। और ये क्या है? वोल्ट मीटर। अच्छा सॉल्ट ब्रिज समझते हो क्या है? ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर आप ऐसे दिखा सकते हैं, अगर भरा है। कौन भरा है? अगर भरा है। अब अगर तो भरा है, अगर कैसा है बताओ? जिलाटिनस है ना? अगर कैसा है?
जिलेटिनस है। तो इसका काम क्या होता है, देखो अगर मान लेते हैं इसके अंदर मैंने भर दिया KNO3, क्या रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कौन होगा, NO3 माइनस, और इस पर कौन होगा बोलो, K प्लस। तो K वाला इधर आएगा, NO3 वाला इधर जाएगा। अब बताओ Zn डाई पॉजिटिव से NO3 मिलेगा, ZnNO3 बन जाएगा। SO4 से पोटेशियम मिलेगा, K2SO4 बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। मैं तुमको डायग्राम दिखाता हूं, रुक जाओ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। एक मिनट, इसको खाली देखना है तुमको, इसकी आवाज नहीं समझ में आएगी, हो सकता है शुद्ध अंग्रेजी में बोल दे, तो समझ रहे ना। तो ऐसे केस में अगर इसकी आवाज नहीं आएगी तो डोंट वरी, मैं हूं, खाली तुमको सुनना है। The galvanic or voltaic cell is the most easy and fundamental cell to understand. Let's take a look at this animation. खाली देखते रहो, मैं समझाऊंगा। Produces voltage and current flow. It all starts with two materials, zinc atom and copper ion. पहले ये बताओ, समझ में आया? तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। ये जिंक है और ये कॉपर है। अभी अभी आपके प्लेट पे दिखाया था, एक तरफ जिंक लगा था, एक तरफ कॉपर लगा था। भाई देखो जिंक खिसिया कैसे हंस, दोनों हंस रहे हैं, निकलने को एकदम तैयार है। अरे यार ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है ना, तो यानी ये अंदर जाएगा, Zn डाई पॉजिटिव बनाएगा, और इस वाले में से कॉपर डाई पॉजिटिव जो चार्ज दिख रहा है वो प्लेट पे जाएगा। इतना तो मैं समझा ही चुका हूंगा, देखते रहो। The zinc atom always wants to lose two electrons. Only when it loses two electrons does the zinc atom become stable. However, in order to achieve stability, the copper ion wants to accept two electrons. Neutral. Therefore, if we connect them together through a conducting cable, there will be two electrons flowing through them. If we पहले बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज कहां था? सोल्यूशन के अंदर था। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाला और वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते होते यहां पहुंचा, कॉपर ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और खुद को न्यूट्रल कर दिया। इतना तो समझ गए होगे। चलो, zinc atom and copper ion. The zinc atom always wants to lose two electrons. Only when it loses two electrons does the zinc atom become stable. However, in order to achieve stability, the copper ion wants to accept two electrons. Therefore, if we connect them together through a conducting cable, there will be two electrons flowing through them. If we can produce more such zinc atoms and copper ions in a sustainable way, then we will be able to achieve a continuous flow of current through the connecting cable. Let's see how we can achieve this. To produce copper ions and zinc atoms sustainably. यहां तक का जितना देखो पहले ये समझ में आया, मैं समझाता जा रहा हूं। इसीलिए एक तरफ तुम्हारे पास इमेजिन करना भाई, नहीं समझना चाहोगे तो फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रयास करोगे तो पक्का आ जाएगा। एक तरफ जिंक का कंटेनर रखा गया, एक तरफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा गया। जिंक की रॉड पे जो रॉड लगा है वहां से जिंक निकाल के सोल्यूशन के अंदर Zn डाई पॉजिटिव में आया, उसका 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए इधर आया। इधर कौन बैठा था? सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट था, तो सल्फेट को बता दो Cu डाई पॉजिटिव था। ये तुरंत रॉड पे गया और जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए थे उनको खा लिया और खा के वहीं पे बैठ गया। जैसे खाते ना, खा के लेट जाओ, तो खाना खा के वहीं लेट गया। कहां? रॉड पे। तो रॉड मोटी होगी ना, अब उसके अंदर का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहा है। स्टोरी समझ में आ गई ना? अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना, ये सल्फेट है और दूसरा वाला जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो कौन है? कॉपर है। अब इस रॉड को उसके अंदर डालेगा, कॉपर को डिपॉजिट कराएगा, सल्फेट वहीं से पड़ा रहेगा। देखना ध्यान से। Anyway, let's use a copper sulfate solution, which is composed of numerous copper ions and a zinc metal bar, which, as the name implies, contains a lot of zinc atoms. The copper ions in the solution are starving for electrons. If we connect the solution and the metal bar together, then the zinc atoms in the bar will want to dump. The galvanic or voltaic cell is the most easy and fundamental cell to understand.
Let's take a look at this animation to see how this cell produces a voltage and current flow. If we connect the solution and the metal bar together, then the zinc atoms in the bar will want to donate their electrons. But after donating, the zinc is transformed into ions, and ions cannot stay in the metal. So we'll have to introduce another aqueous solution around the zinc metal bar to accommodate these new zinc ions. Now the electrons flow through the circuit, generating electricity, and the copper ions receive them. Once received, the copper ions become atoms. To accommodate these new atoms, we need a copper metal bar. This unique arrangement will produce a voltage and electron flow. However, there is an issue. You might have noticed that in the course of this process, positive charge. मुझे लग रहा है ये प्रोसेस अब समझ में आ रहा है, यही मुझे समझाना था अभी तक। आपने इस पूरी स्टोरी में क्या देख रहे हो, ये जिंक की रॉड से जिंक निकल निकल के सोल्यूशन में आ रहा है। देखो धीरे धीरे प्लस वाला बढ़ता जा रहा है सोल्यूशन के अंदर, और यहां से जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन फ्री होता जाएगा, राइट। तो एक कंटेनर में बहुत सारे सल्फेट हो जाएंगे और एक कंटेनर में बहुत सारे जिंक हो जाएंगे। तो जिसमें बहुत सारे जिंक हो जाएंगे ये कंटेनर प्लस चार्ज हो जाएगा, और जिसमें बहुत सारे सल्फेट हो जाएंगे ये माइनस चार्ज हो जाएगा। यही तो बताया था ना। अब देखो, These are accumulated on the left side, and negative charges are accumulated on the right side. As these charges build up, they block the journey of electrons. Here you can clearly see how the built-up charges impede electron flow. Therefore, proper measures must be undertaken to ensure that the electron flow is continuous. A simple solution for this is a salt bridge. The salt bridge is an aqueous solution with a lot of Na+. पहले फिर से समझ लो, ये देखो यू शेप्ड ट्यूब पड़ गई, एक कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा जिंक हो रहे थे, टीवी लग रहा होगा ना, अरे समझ, पानी पानी खत्म हो गया, कल से मैं पानी रखूंगा, छींटा मारूंगा थार। एक कंटेनर के अंदर जिंक बहुत ज्यादा हो गए, एक कंटेनर के अंदर सल्फेट बहुत ज्यादा हो गए। मैंने क्या बोला, जब बहुत ज्यादा जिंक हो जाएंगे तो नया जिंक आने नहीं देगा, और बहुत ज्यादा सल्फेट हो जाएंगे तो कॉपर को जाने नहीं देगा। जैसे कॉपर दौड़ लगाएगा पकड़ लेंगे, कहां कहेगा राड पे जा रहा, बस यहीं रहो, हम नाने अकेले रहेंगे, बहुत ज्यादा चार्ज हो गया है कि नहीं। तो आगे बढ़े। अब बताइए क्या हुआ। तो जब ऐसा किए तो ये जो आपको यू शेप्ड ग्लास रॉड दिख रही है, इसके अंदर देखो एक Na और Cl रखा गया है, रखा गया है ना। अच्छा सोचो ऐसे ही ट्यूब हम भर देते, तो जैसे सोचो एक तो ऐसे ट्यूब में खाली नमक भर दो, ऐसे करोगे उल्टा करोगे कुल नमक गिर जाएगा ना। इस चीज से बचाने के लिए उसके अंदर एक जिलेटिनस सब्सटेंस डालते, जिसे मैंने अगर अगर कहा था। अभी देखो क्या बोलता है, and Ci- ions inside it. This bridge is blocked at both ends with copper material. However, this copper material is capable of conducting the Na+ and Ci- ions. If the charge outside of कुछ दिख रहा है, इसमें Cl- आ रहा है, इसमें Na+ आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कौन था, जिंक, और इसके अंदर कौन था, कॉपर, सल्फेट। सल्फेट कैसा चार्ज था, नेगेटिव, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस वाला आ रहा है, और यहां पे कैसा था, जिंक प्लस में था, न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- आ रहा है। कुछ बुझे। और ये क्या लगा है, इसे कहते हैं कॉटन प्लग। क्या कहते हैं, तो ये कहेगा जिसको इस सॉल्यूशन बुलाएगा इस कॉटन प्लग से वही निकल के आएगा, जिसको नहीं बुलाएगा वो यहां आ नहीं सकता है। नहीं तो सोचो पता चला सोडियम और क्लोरीन दोनों ही बदाबद गिरने लगे, इनको मतलब है नहीं निकला। तो ये रोकने का काम करता है, एकदम बैरियर का काम करता है, जिसको परमिशन है केवल वो जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। क्या समझे, चलो। salt bridge is positive, then negative ions will get out, and vice versa. What exactly happens when the salt bridge is introduced in between the chambers? The excess positive charges on the left side will obviously attract the negative ions inside negative the ion salt है, bridge. नेगेटिव आयन पॉजिटिव मिल जाएगा। Neutralize that region. उधर देखो कौन आ रहा है, बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, Also, the accumulated charges will get neutralized. तो चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। The introduction of the salt bridge made the voltage and electricity production sustainable.
The cell we have just created is known as a galvanic or voltaic cell. You can observe that over time, the zinc metal bar erodes as it loses zinc ions, becoming thinner and thinner. The exact opposite happens on the copper plate side, which becomes thicker. अब तो सब समझ में आ रहा है ना, जिंक निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज आ रहे हैं. Zinc is completely depleted, or the ions in the salt bridge have been completely exhausted. We hope you have enjoyed this video. And that it gave you a Definitely clearer we understanding enjoyed too of much video. Thank you very much. बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ. हैं? क्या समझे? बोलो क्या समझे? मैं अब काफी सीरियस मुद्दे पे सीधी सी बात कर लो. सबके दिमाग में सॉल्ट ब्रिज गैल्वेनिक सेल आ गया होगा. आपके पास दो कंटेनर होते हैं, दोनों में दो मेटल प्लेट लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है. अगर सिर्फ यही चलता रहा तो एक कंटेनर में एक टाइप का चार्ज भरा जाएगा, एक कंटेनर में दूसरे टाइप का चार्ज भर जाएगा और करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा. इसको कंटिन्यू बनाने के लिए एक अंदर एक ग्लास की ट्यूब लगा देते हैं. वो ग्लास की ट्यूब क्या करती है? इधर के आयन को इधर और इधर के आयन को इधर मेंटेन करने का काम करती है. इसके अंदर हम कुछ अपोजिट चार्ज आयन भर देते हैं, तो जहां प्लस हो रहा होगा उसमें माइनस वाला आ जाता है, जहां माइनस आ रहा है वहां प्लस वाला चला जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. सिंपल. अब अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये बताओ यहां पर क्या है बाबू? ये बोलो. यहां पर एक ऐसे मैं करके दिखा दूं तो मैं इसे बोल सकता हूं कि कॉटन प्लग कहते हैं. कॉटन प्लग. और कॉटन प्लग का काम क्या होता है? रिक्वायर्ड आयन को ही सोल्यूशन में आने देगा, कोई भी नहीं आ सकता है. जिसकी जरूरत होगी वही आएगा. अच्छा बताओ इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले को इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल. क्या बोलोगे? क्यों क्यों ऑक्सीडेशन क्यों बोलोगे? और इसे बोलोगे रिडक्शन हाफ सेल. क्यों? जहां रिडक्शन हो रहा है उसे रिडक्शन हाफ सेल, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन. और इस सेल का जो वोल्टेज होता है लगभग वो 1.1 वोल्ट के होता है. अब ये डायग्राम आराम से बना लीजिए. इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. वोल्टमीटर लिखा तो है, इसको बना लीजिए. मुझे लगता है डायग्राम समझ गए हो तो ज्यादा अच्छा बना लोगे. कहां क्या बनाना है, कहां नहीं, क्या करना है, अच्छे से बनाओ. तब इसका सिंपलर रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे.
ठीक है बेटा जी। अरे भाई मैं 7 बजे छोड़ूंगा, आप तो तैयार हो जाएंगे। मैं देखने मेरे कौन सा हाल में हो। आप तो सजे बजे महाराज, हम देख रहे हैं। हेलो भाई, लोगों देखते कल है, कहेंगे ठीक है सर, क्या बताए। ठीक है बेटा। अच्छा तुम सारे लोग मेरे YouTube चैनल पे हो ना? हैं? ये वीडियोस मैं वहां पर भी अपलोड कर देता हूं, तो चैनल पे भी हमारा सब्सक्राइब कर लिया करो। डियर कैम ढूंढोगे मिल जाऊंगा मैं। हाँ हाँ रोज तो डियर कैम में मिल जाएगा। लेक्चर 1 वहां अपलोडेड है, लेक्चर 2 भी है, देखते रहो। मेरा पर्पज है पढ़ो, चाहे दिल से पढ़ो। ठीक है, डन। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है भाई मेरे? बताओ मुझे, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? ये भले हॉच पॉच दिख रहा है, तुम्हें दिमाग में बन गया तो अपने हिसाब से क्लियरिटी से बना लोगे ना अच्छे से। तो अब मैं इस पे दूसरी बात करता हूं कि इतना लंबा कौन बनाता। हम लोग के पास इतना फुर्सत का, हम लोग तो केमिस्ट्री वाले डायग्राम थोड़ी ना पढ़ने आए। ये तो एक बार पूरी स्टोरी दिखानी थी, पिक्चर बतानी थी, तो पूरा डिटेल्ड में बनाया गया। अब हम इसको शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे में एक लाइन में डायग्राम में बनाऊंगा, और आपको एग्जाम में उसी की जरूरत है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया है। एग्जाम में जब आएगा तो आपको 1 लाइन का डायग्राम देखना है। चले 1 लाइन डायग्राम पे, आइए देखिए सर।
अगर मैं वन लाइन डायग्राम की बात करूं तो सबसे पहले आपको लिखना है, थोड़ा मोटा कर दूं इसको ना, बहुत पतला हो गया, चल भाई मोटे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है एनोड। क्या लिखना है बाबू? एनोड। एनोड का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? सॉलिड। उसके बाद इसे सेपरेटर बोलते हैं, जो फिजिकल स्टेट को चेंज करने का इंडिकेशन करता है कि यहां से फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रहा है। उसके बाद एनोड को कहां पे ऐड करोगे? एनोडिक सोल्यूशन में। तो हम इसे पे लिखेंगे एनोडिक सोल्यूशन। क्या लिखोगे बाबू? एनोडिक सोल्यूशन लिखोगे, और इस एनोडिक सोल्यूशन का जो कुछ भी कंसंट्रेशन होगा वो ऐसे यहां लिखोगे। इसके बाद आप एक डबल लाइन खींचोगे बच्चा, जो सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है। किसको बता रहा है? उसके बाद तुम कैथोडिक सोल्यूशन लिखोगे, कैथोडिक सोल्यूशन, और इस कैथोडिक सोल्यूशन के बाद कैथोडिक सोल्यूशन लिखोगे, और इस कैथोडिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखोगे, और उसके बाद कैथोड लिखोगे, और कैथोड के बाद आप सिंबल लगाओगे सॉलिड का। यह सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इस सिंपल रिप्रेजेंटेशन में बच्चा, अगर मैं डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करूं, यानी आई नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, DANIELL, डेनियल सेल। अगर मैं इस डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करूं तो इसमें ध्यान देना बेटा, इधर देखो। अगर मैं स्पेशली डेनियल सेल की बात करूं तो एनोड का काम कौन करेगा? याद रखना, जिंक। कौन करेगा? और कैथोड का काम कौन करेगा बताओ? कॉपर करेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। एनोडिक सोल्यूशन कौन होगा बच्चा? आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस चीज का मेटल लोगे उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है। तो जिंक है तो जिंक ही होना चाहिए, यानी जिंक सोल्यूशन के अंदर किस में जाएगा? Zn डाइपॉजिटिव में। और ऐसे ही कैथोडिक सोल्यूशन किसको लोगे बताओ? कैथोडिक सोल्यूशन किसको लोगे बोलो? अगर मैं कैथोडिक सोल्यूशन की बात करूं तो Cu डाई पॉजिटिव ले लो। इतना समझ में आ गया? तो अब इसको कैसे लिखे बताओ? जो ऊपर लिखा उसको कैसे लिखे बोलो? सबसे पहले जिंक, सिंगल लाइन, Zn डाई पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन C1 मान लें, डबल लाइन Cu डाई पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन C2, सिंगल लाइन Cu सॉलिड। समझ में आया? बोलो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? इस चीज को नोट कर लीजिए। ये गैल्वेनिक सेल का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। फिर कल की क्लास में यहीं से कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 11 स्लाइड पे आ गए हैं। कल रिवीजन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, कल इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना? तो आज इतना नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ऑनलाइन वालों को बोलना पड़ता है ना, मिस यू।